प्रिय छात्र छात्राओं, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालय गया की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर प्रीति कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी आज की यह ऑनलाइन कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए है। आज हम पढ़ने वाले हैं अज्ञेय की कहानी रोज। तो सबसे पहले लेखक का परिचय जान लें। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये कवि, कथाकार, निबंधकार, संपादक और एक अच्छे अध्यापक थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में हुआ था। बचपन लखनऊ में, कश्मीर और बिहार में बीता। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता के घर पर ही हुई और संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बंगला भाषा के अध्ययन के साथ हुई। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े। 1925 में पंजाब में एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहाँ से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फरमान कॉलेज में दाखिला लिए। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर जैसा कि हमने बताया कि बीएससी और करके जब अंग्रेजी में एमए करने गए ये तभी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। इनकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ गया। 1930 से 1936 तक ये विभिन्न जेलों में बंद रहे। 1936 से 1937 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानिएगा क्योंकि इनमें से आपको प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इसलिए लेखक का परिचय जानते वक्त उन्होंने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, किन किन पुस्तकों का, किन किन कविता कहानियों को लिखा, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना चाहिए। तो इन्होंने 1936 से 37 में 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सी? सैनिक और विशाल भारत। 1943 से 1946 तक वे ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। ये ऐसे रचनाकार थे जो देश विदेश की भी खूब यात्रा इन्होंने की। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, यानी वहाँ पर वो शिक्षक रहे। दिल्ली लौटे और फिर कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। वह कौन कौन सी थी? तो दिल्ली लौटकर इन्होंने दिनमान नामक एक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। नव भारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र निकाले इन्होंने 2, एक थी वाक और दूसरी एवरी मैन्स। ये उनकी 2 अंग्रेजी की पत्रिकाएं थी। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। यानी यह वत्सल निधि जो एक संस्था की इन्होंने स्थापना की, वो किस उद्देश्य से की? साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान करने के लिए, साहित्य और संस्कृति को
समृद्ध करने के लिए इन्होंने वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना की। इसके बाद दिल्ली में 4 अप्रैल इसके बाद दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 4 अप्रैल 1987 को। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, यात्रा वृत्तांत लिखे, उपन्यास लिखे, निबंध संग्रह लिखे, आलोचना और संस्मरण भी लिखे। एक नज़र इस पर भी डालते हैं। इनकी मुख्य कहानियाँ हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और रोज़, जो हमारे सिलेबस में है और जो हमें पढ़नी है। इनका कविता संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी पार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया पर, प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स। यह अंग्रेजी में लिखा हुआ इनका कविता संग्रह है जो 1946 में भी प्रकाशित हुआ। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे। शेखर एक जीवनी, जो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, यह 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग जो उत्थान के नाम से है, और द्वितीय भाग जिसका नाम इन्होंने संघर्ष दिया है। पहले भाग का प्रकाशन 1941 में हुआ था और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में। नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इन्होंने और एक उपन्यास लिखे, अपने अपने अजनबी, जो 1961 में प्रकाशित हुए। इनका 2 यात्रा वृत्तांत हैं, अरे यायावार याद रहेगा, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी, और 1960 में इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है एक बूंद सहसा उछली। इनके कुछ निबंध संग्रह हैं, जैसे सबरंग, त्रिशंकु, आत्मेन पद, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल। इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है त्रिशंकु, 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आत्मेन पद 1960 ईस्वी में, भवंती 1971 में, अद्यतन 1971 में। ये इनके मुख्य आलोचनात्मक पुस्तक है। इसके साथ ही इन्होंने डायरी भी लिखी, विचार गद्य भी लिखे। एक नाटक इनका प्रकाशित है उत्तर प्रियदर्शनी नाम से। जीवनी लिखे हैं इन्होंने। हिंदी में अज्ञे एक मुख्य कवि और मुख्य गद्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसा कि जितना अधिकार इनका कविता पर था, उतना ही अधिकार इनका गद्य लेखन पर भी था। यही कारण था कि इन्हें गद्य और पद्य दोनों लेखन में समान प्रसिद्धि मिली। प्रायः हम लोग देखते हैं कि जो रचनाकार
कुछ रचनाकार जो अच्छा गद्य लिखते हैं वो अच्छा पद्य नहीं लिख पाते, जो अच्छा पद्य लिखते हैं वो अच्छा गद्य नहीं लिख पाते। लेकिन अज्ञेय में ये दोनों ही खूबियाँ थी और इन दोनों ही विधाओं पर उनका समान अधिकार था। इसलिए उनके जितनी उनकी गद्य रचनाएं प्रसिद्ध हुई, उतने ही उनके पद्य भी। उन्हें हिंदी में प्रयोगवाद और नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्राप्त है। यानी कि प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य में प्रतिष्ठित करने वाले कवि कौन थे? तो वो अज्ञेय ही थे। इन्होंने जापानी में एक हाइकू कविता चलती थी, उसको भी अनुदित किया। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। इनका पूरा समग्र जो काव्य है वो सदानीरा नाम से 2 खंड में संकलित हुआ है और निबंध इनके जितने हैं वो सर्जना और संदर्भ और केंद्र और परिधि, यह 2 अलग अलग भागों में 2 अलग अलग नामों से संकलित हुए हैं। इन्होंने हिंदी में तार सप्तक का प्रकाशन किया। तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही ये हिंदी में चर्चा में आए। तो इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का भी प्रकाशन किया। यह काव्य संकलन है। इन्हें इनकी कविता संग्रह आंगन के पार द्वार, जो कि 1964 में प्रकाशित हुई थी, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर जो ये भी कविता संग्रह है, इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि अज्ञेय को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस कविता संग्रह पर मिला, तो वो उसका उत्तर होगा आंगन के पार द्वार। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें किस कृति के लिए मिला, तो उसका उत्तर होगा कितनी नावों में कितनी बार। इसलिए विद्यार्थियों इसे ध्यान में रखिए। तो ये था अज्ञेय का संपूर्ण एक उनका परिचय, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब हम इनकी कहानी, जो कि हमारे सिलेबस में है, रोज इस पर बातचीत करेंगे, इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगर आपको इन सब में, इस सामग्री में कोई भी असुविधा हो, कहीं भी कुछ समझ में ना आए, तो आप अपनी जिज्ञासा रखिए और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगली कड़ी में हम बात करेंगे कहानी रोज पर और रोज कहानी को पढ़ेंगे। उसमें भी आपको ध्यान रखना है बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे कि कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न उसमें से आ सकते हैं। तो इसलिए आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना है और कहानी पूरी ही तल्लीनता से पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, तो अगली कड़ी में हम रोज़ कहानी पढ़ेंगे।